आज हम लोग जो है वो दूसरे हिस्से पे चलते हैं और मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में बात करते हैं। हम लोगों ने फिस्कल पॉलिसी कर लिया था, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द मॉनेटरी पॉलिसी यानी मौद्रिक नीति के बारे में बात करेंगे। जैसा कि नाम ही है मौद्रिक यानी मुद्रा, तो मौद्रिक यानी मुद्रा, इसका मतलब इसका मालिक कौन है? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। हर देश का अपना एक केंद्रीय बैंक होता है जो मुद्रा के छापने, उसके कंट्रोलिंग, इन सब के बारे में वो बात करता है। तो हमारा जो कंट्रोलिंग बैंक है वो है कौन सा? जो है वो आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत में मौद्रिक नीति का मालिक माना जाता है। क्या काम करता है ये बेसिकली कितनी मुद्रा छपनी है, कितनी मुद्रा यानी मनी मार्केट में जानी है, किस हिसाब से बैंकों को रेगुलेट किया जाना है, कैसे जो है बैंक रेट क्या होता है, रिवर्स रेपो रेट, ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स हम इकोनॉमी की क्लास में पढ़ेंगे। तो बेसिकली इसका एक ही मकसद होता है, वो होता है मुद्रा की आपूर्ति को नियंत्रित करना। सामान्य भाषा में कहूं, मैं इसके टेक्निकल टर्म्स की तरफ अभी नहीं जाऊंगा, लेकिन अगर मैं तुमसे सामान्य भाषा में कहूं तो आरबीआई एक स्पंज की तरह होता है, सोखते की तरह। सोखता क्या काम करता है? स्पंज। स्पंज अगर कहीं ज्यादा पानी हो, अगर स्पंज डाल दो तो क्या करता है? उसको अपने अंदर समाहित कर लेता है, पानी को, वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है। और जहां पानी कम हो वहां पर क्या करो? उसको, स्पंज को निचोड़ो, जैसे उसको दबाओगे उसके अंदर जो पानी है उसके अंदर छुपा हुआ, वो क्या होता है? निकल कर बाहर आ जाता है। तो मेरे लिए आरबीआई सिंपल सी भाषा में एक स्पंज है। वो स्पंज जो अतिरिक्त अगर मुद्रा है, यानी कि जहां पानी है, तो अतिरिक्त अगर एक्स्ट्रा अगर का आपका मनी है तो उसको एब्जॉर्ब करने का इंस्ट्रूमेंट रखता है। और जब मुद्रा की सप्लाई कम हो रही है, मनी सप्लाई कम हो रही है, तो उसको क्या करता है? निचोड़ता है, ताकि वो लिक्विड के रूप में बाहर आ जाए। तो ये जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट सा सेगमेंट होता है, जिसको हम लोग समझते हैं कि एक स्पंज की तरह काम करता है। इसका एक ही मेन फैक्टर होता है, अपनी जो एक्स्ट्रा मुद्रा है उसको सोखना, या मुद्रा कम हो रही है तो उसको इकोनॉमी में डालना। अब इसके लिए इसके पास ढेर सारे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो अभी इस क्लास का विषय वस्तु नहीं है। बेसिकली हम पॉलिसीज के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो पॉलिसीज में क्या होगा? आरबीआई बेसिकली एक, जब नीति आयोग का डॉक्यूमेंट भारत की नई परिभाषा के बारे में बात करता है। अब चूंकि क्या हुआ, जरा एक कॉन्फ्लिक्ट देखो बड़े मजेदार तरीके से। कॉन्फ्लिक्ट यानी फिजिकल पॉलिसी, भारत की जो राजकोषीय नीति, जिसका मालिक कौन है? वित्त मंत्री है, भारत की सरकार है। और वहीं पर दूसरा है मॉनेटरी पॉलिसी यानी मौद्रिक नीति, जिसका जो है वो मालिक कौन है? वो है आरबीआई। अच्छा, आरबीआई अलग तरीके से चल रही है और सरकार अलग तरीके से चल रही है, तो बहुत लंबे समय तक इसकी खींचतान चलती रही। जैसे सरकार चाहती है कि भाई थोड़ा सा खर्च बढ़ाया जाए, सरकार का ये मानना है कि सर खर्च बढ़ाया जाए, मनरेगा में थोड़ा बजट बढ़ाया जाए, लोगों को पैसे दिए जाएं, ताकि लोग जो है उनकी परचेजिंग पावर पैरिटी बढ़े और भारत एक बाजार के रूप में आगे बढ़ सके। लेकिन आरबीआई को चिंता पड़ी है कि ज्यादा पैसा अगर मार्केट में आ गया तो महंगाई आ जाएगी। तो महंगाई का मालिक कौन बना बैठा है? आरबीआई बना बैठा है। सरकार जो है वो मुद्रा को खर्च करने के चक्कर में पड़ी रहती है। तो ये दोनों, कई बार ऐसा हुआ कि भारत की आज़ादी के बाद से ये दोनों अलग अलग रास्तों पे चलने लगे। हालांकि पूरी इकोनॉमी में ये दोनों जो है वो गाड़ी के दो चक्के की तरह, जैसे साइकिल में दो पहिया होता है, वैसे ये दो पहियों की तरह है। ये दोनों जब एक ही डायरेक्शन में जाएंगे तभी इकोनॉमी की गाड़ी आगे बढ़ेगी। बट इन लोगों ने कई बार क्या किया? अलग अलग तरीके से व्यवहार करना शुरू किया। राजकोषीय नीति अलग तरीके से व्यवहार करती थी, वो फिजिकल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी के प्रति कोई जवाबदेही नहीं रखती थी। अंधाधुंध इलेक्शन आया, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, ये फ्री दे देंगे, वो फ्री दे देंगे, ठीक है। और आप बेहिसाब जो है आरबीआई से कर्जा लिए जा रहे हो, उसके ऊपर जो है ऑब्लिगेशंस करते जा रहे हो और बेवजह मनी सप्लाई बढ़ा रहे हो। आरबीआई क्या काम है? उसको मनी सप्लाई को कंट्रोल करके रखना है। तो दोनों के बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट हमेशा हमें देखने को मिला। फिर क्या हुआ? नया सेगमेंट ये निकल कर आया कि आपने जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर, जो सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट काम किया, वो ये किया कि अभी जब नई सरकार आई तो उसको ये लगा कि ये दोनों के बीच में विवाद अर्थव्यवस्था को बुरी तरह प्रभावित कर, और कई बार ऐसा हुआ कि टक्कर बहुत भयानक तरीके तक पहुंच गई थी, ठीक है। और सरकार ना तो आरबीआई को काम करने दे रही थी, ना आरबीआई सरकार को काम करने दे रही थी, और बाकी जो जनता थी वो बड़ी परेशान घूम रही थी। तो अब ये हुआ कि भाई एक ऐसा बोर्ड बनाया जाए, एक ऐसा तथ्य बनाया जाए जिसपे दोनों लोग हों और मिलजुल कर जो है वो क्या काम करें? वो भारतीय अर्थव्यवस्था को आगे ले जाने का काम करें। और उसके लिए एक बहुत बड़ा चेंज आया जिसको हम लोग बोलते हैं एमपीसी, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। 2017 आईएएस प्री का क्वेश्चन है ये, ठीक है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, एमपीसी, मौद्रिक समीक्षा। नेक्स्ट वन। अब इसमें क्या हुआ? इसमें एक बोर्ड बनाया गया और इसमें 6 मेंबर रखे गए। 3 सरकार की तरफ से नामित होंगे और 3 रिजर्व बैंक, उसके आरबीआई का गवर्नर और 2 अन्य जो मेंबर होंगे इसके साथ होंगे। यानी एक बोर्ड पर बैठेंगे। सरकार क्या चाहती है ये रिजर्व बैंक को बताया जाएगा, रिजर्व बैंक क्या चाहता है ये सरकार को बताया जाएगा, और इनके मेल जोल से जो है वो क्या होगा? नीतियों को भारत में लागू किया जाएगा। दक्षता लागू होगी ताकि ना सरकार के कार्य रुके, वो भी कई बार बहुत जरूरी होते हैं, और ना आरबीआई को दिक्कत आए क्योंकि वो भी बहुत आवश्यक होते हैं। लॉन्ग टर्म में उनकी अपनी एक वैल्यूज होती हैं।
तो अब इन दोनों के साथ जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से हम लोग आगे बढ़ते हैं। नाउ लेट्स मूव ऑन। तो एमपीसी में 3 मेंबर्स फ्रॉम गवर्नमेंट, 3 सदस्य सरकार की तरफ से, 3 मेंबर्स फ्रॉम आरबीआई और 3 मेंबर आरबीआई की तरफ से गवर्नर के साथ। डन। चलिए, सो नाउ वी विल मूव टू द एमपीसी। अब हम लोग एमपीसी की तरफ चलते हैं। एमपीसी का जो सबसे बड़ी जो खासियत थी, एमपीसी को एक टारगेट दिया गया। एमपीसी को टारगेट दिया गया कि आपको महंगाई एक बैंड के अंदर लेकर चलना है, यानी एक हिस्सा रिजर्व बैंक के साथ और एक हिस्सा सरकार के पास। महंगाई एक ऐसा सेगमेंट होता है, अगर वो एक लिमिट से ज़्यादा बढ़ जाए तो पूरी अर्थव्यवस्था को खा जाता है, पूरी अर्थव्यवस्था को जो है वो बहुत निगेटिवली जो है इफेक्ट करता है। ये एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट जो है सेगमेंट होता है। तो यहाँ पर ये महसूस किया गया कि इन्फ्लेशन को अगर टारगेट कर लिया जाए, यानी एक बैंड के अंदर रखा जाए, और आरबीआई और सरकार दोनों मिलकर जो है अगर इसको इस लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करेंगी, तो अर्थव्यवस्था के बाकी पहलू अपने आप अच्छे हो जाएंगे, अपने आप तरीके से चलेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले इन्फ्लेशन टारगेटिंग, यानी कि जो है वो महंगाई को एक दायरे में रखने का लक्ष्य तय किया गया। महंगाई को एक दायरे में रखने का लक्ष्य तय किया गया, और वो दायरा था 2% से लेकर 6% तक। ठीक है, 2% से लेकर 6% तक। क्यों 2% और क्यों 6%? याद रखिएगा, राइट। अगर महंगाई 2% से नीचे आ जाती है तो इसका मतलब है कि अर्थव्यवस्था में डिप्रेशन आ चुका है। महंगाई बहुत अच्छी होती है कई बार, लेकिन कौन सी महंगाई? क्रीपिंग, यानी कि रेंगती हुई महंगाई। जब महंगाई थोड़ी सी होती है, बात याद रखिएगा, 2011 आईएएस प्री का क्वेश्चन है कि महंगाई का संबंध, इन्फ्लेशन का संबंध किससे होता है? इन्फ्लेशन का संबंध हमेशा इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ होता है। जब आर्थिक जो है वो वृद्धि होगी, आर्थिक रूप से देश आगे बढ़ेगा, तो थोड़ी सी महंगाई जरूर होगी, और ये होनी चाहिए। इसमें क्या होता है, जो मैन्युफैक्चरर होता है या सप्लायर जो होता है, उसको हमेशा एक प्रोत्साहन मिलता है कि डिमांड बनी हुई है, तो डिमांड ज्यादा होती है, सप्लाई थोड़ी सी कम होती है। लेकिन ये महंगाई के रूप बड़े अलग अलग होते हैं। जब ये 6% से ऊपर चले जाती है, इसको हम लोग जो है रनिंग इन्फ्लेशन, यानी भागती हुई महंगाई कहते हैं। तो उछलती कूदती महंगाई यानी गैलोपिंग इन्फ्लेशन इकोनॉमी के लिए बहुत खतरनाक होती है। यानी अगर वो क्रीपिंग से नीचे है तो भी बहुत खतरनाक है, इकोनॉमी में पैसा ही नहीं है, कोई भाड़ में जा क्या सामान बन रहा है, डिप्रेशन का माहौल है। और 6% से ज्यादा हो गई तो वो आग लग जाती है, और वहां पर क्या होता है कि लॉट ऑफ मनी चेजिंग टू फ्यू गुड्स, और वहां इन्फ्लेशन परसिस्ट हो जाता है, जो कि बहुत खतरनाक होता है। तो सबसे पहले तय किया गया कि आपका काम है, आप इस इन्फ्लेशन टारगेटिंग को करके रखो कि इस बैंड के अंदर रन करता रहे। बाकी काम जो है वो सरकार और आरबीआई मिलजुल कर भारतीय अर्थव्यवस्था को आगे ले जाने के प्रयास के रूप में लगातार करती रहेंगी। क्लियर? चलिए, डन। तो फिस्कल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी। तीसरा सुझाव क्या कहता है? कहता है स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल मार्केट। नीति आयोग कहता है कि अगर आप नए भारत का निर्माण करना चाहते हो तो अपने वित्त बाजार को मजबूत करना पड़ेगा। और जितना मैंने चाइना की केस स्टडी की उसके हिसाब से ये बहुत बड़ा फैक्टर है, बहुत बड़ा फैक्टर है। चाइना के पास इतना बड़ा फाइनेंशियल मार्केट है कि उसको अपने बड़े से बड़े प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने के लिए ये जो वेस्टर्न पावर्स हैं, जो वर्ल्ड बैंक है, इनके सामने भीख नहीं मांगना पड़ता। उसने अपने बैंकों को बहुत ताकतवर करके रखा, अपने फाइनेंशियल मार्केट को बहुत ताकतवर करके रखा है। अगर आपको वहाँ कोई प्रोजेक्ट लगाना है, कोई उद्यम करना है, तो आपको आसानी से वहाँ पे जो है वो लोन, जो संस्थाएं हैं, जो इंस्टीट्यूशंस है, वो दे देंगे। भारत में इसकी उल्टी स्थिति है। भारत के बहुत से बैंक ऐसे हैं जो खुद ही सर्वाइव नहीं कर पा रहे हैं, एनपीए की समस्या से जूझ रहे हैं। अभी आपने देखा आज सुबह भी जो है वो खबर आई कि भैया वो 14,500 करोड़ रुपए लेके जो है वो इनको डिफॉल्टर घोषित किया गया। बट अब वो चीजें पकड़ में आ रही, लेकिन ये बता रहा है कि बैंकिंग इफिशिएंसी हमारी बहुत खराब है, बहुत ज्यादा दिक्कत में है। और ऐसी कंडीशन में मैंने पहले भी आपको बताया था कि जो गरीब व्यक्ति है, जिसको माइक्रो फाइनेंस चाहिए, जिसको सूक्ष्म ऋण चाहिए, उसको ऋण नहीं मिल पाएगा। ये सूक्ष्म ऋण हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज से मैंने जब संडे की क्लास जब मैं की थी तो मैंने आपसे वहाँ बताया था कि हमारे आसपास कई बच्चों ने मुझसे अपनी स्टोरी शेयर की। किसी ने बताया कि उनके घर में कोई बहुत कढ़ाई बुनाई अच्छी करता है, कोई अचार अच्छा बनाता है, कोई मिल्क प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे जो है मैन्युफैक्चर करता है, बट दे डोंट गेट द लोन, दे डोंट गेट द प्रॉपर इंस्टीट्यूशनल हेल्प। उनको जो है कोई जो है संस्थानिक मदद नहीं मिल पाती, जिसकी वजह से धीरे धीरे उनका एक शौक, घर के लोगों को कुछ जरूरत चीजें देने के साथ साथ वो खत्म हो जाता है वक्त के साथ, राइट। यानी वो जो है वो कमर्शियल नहीं हो पाता, और जब तक कोई चीज कमर्शियल नहीं हो पाती, वाणिज्यिक रूप से नहीं आगे बढ़ पाती है, तब तक उसकी कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, तब तक वो कोई जो है वो जीडीपी में कैलकुलेट नहीं होगा। ये एक लॉन्ग टर्म में हार्म होता है। और अब मैं जहां तक समझता हूं कि सरकार आज अपने अभी आगे आंकड़े आपको इसमें मिलेंगे कि वर्कफोर्स में महिलाओं की भागीदारी कम हो रही है। उसमें बहुत बड़ा ये कारण है कि महिलाओं के साथ कुछ खास सिचुएशन होती है। ठीक है, जैसे अभी आप देख रहे हैं कि आज एक नया डिबेट आया, और मैं इस डिबेट को चाहता था कि आए, जो
उत्तर प्रदेश में रेप की घटना हुई, या इससे पहले कोई पहली घटना नहीं है, बहुत इससे ज़्यादा घटनाएं हो चुकी हैं। ये वाकई में कोरोना महामारी से भी गई गुजरी जो है वो एक समस्या है, और धीरे धीरे ये समस्या विकराल से विकराल होती चली जा रही है। मतलब मैंने कल जो है कई खबरें पढ़ी, वो जो खबरें रिपोर्ट हुई हैं, जो रिपोर्ट नहीं हुई उनके बारे में बात नहीं करूंगा। जो रिपोर्ट हुई हैं वो 16 साल के एक लड़के ने 11 साल, मतलब आप बताइए नाबालिग जो है वो भी इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं। बहुत ही भयानक जो है वो स्थितियों से हम गुजर रहे हैं। शायद अब बहुत बड़े स्तर पर इस पर खुल के बातचीत करने की आवश्यकता है, फैमिली काउंसलिंग की बहुत आवश्यकता है। तो बहुत सी चीज़ें हमारे परिवार में चल रही हैं, और ऐसे में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर बहुत बड़ा प्रश्न उठता है। लेकिन अगर हम अपने घरेलू उद्योगों को, उनको माइक्रो फाइनेंस देकर सेल्फ हेल्प ग्रुप से उनको हम जो है ट्रेनिंग दें, उनको उनकी हेल्प करें, तो इकोनॉमी में उनका कंट्रीब्यूशन बहुत बड़ा हो सकता है, बहुत बड़ा हो सकता है। क्योंकि महिलाओं के सामने अगर कोई गर्ल्स अगर मेरी बात सुन रही होंगी, अगर वो गांव देहात से या किसी ऐसे जॉइंट फैमिली से होंगी, तो उनको पता होगा कि जो गर्ल्स होती हैं, महिलाएं होती हैं, उनको कितने कंस्ट्रेंट्स, कितने रिस्ट्रेंट्स और कितने रिस्ट्रिक्शंस होकर गुजरना पड़ता है। ऐसी कंडीशन में उनका टैलेंट जो होता है वो मतलब यूजफुल होते हुए बेकार हो जाता है, टोटली बेकार हो जाता है। तो ऐसे में अगर उनको ये घर में ही अगर वो उद्योग करने को मिले, संरक्षण में उद्योग करने को मिले, कोई बात नहीं है, लेकिन उनका भी जीडीपी में कंट्रीब्यूशन कई गुना बढ़ जाएगा, जो हमारे परिवारों की स्थिति को बहुत ही अच्छा कर सकते हैं। क्लियर है दोस्तों? नेक्स्ट वन, सो वी नीड ए स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल मार्केट। हमें मजबूत वित्तीय बाजार की आवश्यकता है। कैसे? देखो, इजियर अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल, ताकि पूंजी की उपलब्धता, जो हमारी पूंजी है, धन हमें चाहिए। पूंजी जिसको आप वो लगाते हो, पूंजी किसे कहेंगे? पूंजी वो एक होता है कि भैया लोन चाहिए। क्या लोन चाहिए? भैया गले में मोटी भैंस की सोने की चेन खरीदनी है, या जो है वो अपने लिए बढ़िया मोटरसाइकिल खरीदनी है, उसको पूंजी नहीं कहते हैं। पूंजी कहा जाएगा साहब मुझे लोन चाहिए ताकि मैं अपने काम में लगा सकूं, मुझे एक मशीन खरीदनी है, मुझे एक छोटा कोई उद्योग शुरू करना है, मुझे अपनी एक शॉप खोलनी है, वो जिसमें पैसा डालने से मुझे अगली जो है वो मुझे अपना रेवेन्यू मिल सके, तो उसको हम लोग कैपिटल कहते हैं। ठीक है, हमारे यहाँ जो लोन दिया जाता है वो किसके लिए दिया जाता है? मोबाइल खरीद लो 0% EMI पे, टीवी खरीद लो, मोटरसाइकिल खरीद लो, कार खरीद लो, जिसमें वैल्यू डिप्रिसिएशन होती है। ठीक है, वैल्यू डिप्रिसिएशन होती है, वैल्यू एप्रिसिएशन नहीं होती है। कैपिटल उसको कहा जाएगा भैया मैंने 10 रुपए आज लगाया है, मैंने लोन लिया है, लेकिन कल मैं इसमें 12 या 15 रुपए पैदा कर लूंगा। ये एक हमारे लिए इंपॉर्टेंट सेगमेंट होता है। तो इजियर अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल, ताकि पूंजी की आसान उपलब्धता हो सके। हमारे बैंकों का कैरेक्टर भी बिल्कुल अलग है, वो जिसको आप खर्च कर सकते हो केवल वही आपको दे रहे हैं। जो कैपिटल फॉर्मेशन के लिए पैसा, उसमें हम बहुत डाउटफुल हैं हमारे पास। ठीक है, नेक्स्ट वन, इसके लिए हमें क्या चाहिए? वी नीड स्ट्रॉन्ग कमर्शियल बैंक्स। हमें मजबूत वाणिज्यिक बैंक चाहिए। मजबूत वर्ड है स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग इज अ प्रॉपर वर्ड, एक बहुत अच्छा वर्ड है। स्ट्रॉन्ग कमर्शियल बैंक, मजबूत वाणिज्यिक बैंक हमें चाहिए होंगे। और आज हमारी हालत इतनी खराब है कि हमारे बैंक को जिंदा रखने के लिए कई बैंकों को सरकार को पैसा देना पड़ता। सोचो, जिनका काम था लोगों को लोन देना, जिनका काम था लोगों के लिए इनपुट देना, उन्हीं को जिंदा रखने के लिए कई बैंकों को पैसा देना पड़ता। दे आर नॉट वेल इफिशिएंट। भाई हर बैंक का अपना एक इनिशियल कॉस्ट होगा, सैलरी की कॉस्ट जो है आएगी, लाइबिलिटी, उसमें उन्होंने छोटे छोटे बैंक बना लिए हैं, लेकिन उनके पास ग्राहकों का कोई इनपुट नहीं है, ग्राहकों को कोई सुविधा नहीं दे पा रहे हैं, नया कोई इनपुट नहीं दे पा रहे हैं। इसकी वजह से वो क्या हो रहा है, काफी पिछड़ते चले जा रहे हैं। और जब जिस देश का बैंक पिछड़ेगा, सिर्फ बैंक का मतलब नहीं उसके पास पूंजी कितनी है, बैंक का मतलब होता है उसकी सर्विसेज कितनी माइक्रो लेवल पे। माइक्रो लेवल का मतलब होता है कि सिर्फ अंबानी के लिए नहीं हो, वो एक जो है वो गांव की अंबा देवी है उनके लिए भी होने चाहिए। ठीक है, सिर्फ अंबानी के लिए, अंबा देवी के लिए भी होनी चाहिए। अगर वो कह रही हैं कि साहब मुझे तत्काल 10,000 का लोन चाहिए, अचार का जो है काम शुरू करना है, कच्चे आम जो है वो आ गए हैं, अभी 10 दिन के अंदर मुझे जो है अचार बना के मार्केट में, तो इसको इजी लोन मिलना चाहिए, उसको इस तरह की गारंटी होनी चाहिए, उसकी आइडेंटिटी होनी चाहिए, न कि सिर्फ बड़े आदमी या मॉर्टगेज जो दे सके उसके लिए ही काम करना होगा। नेक्स्ट वन, जब स्ट्रॉन्ग कमर्शियल बैंक होंगे तो हमारे पास तमाम तरह की सर्विसेज होंगी। ठीक है, बहुत अच्छी अच्छी सर्विसेज होंगी, बैंक मजबूत होगा, बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट यानी वो जो आपके घर आ सके। आज तो कोई भी व्यक्ति इतना बिजी है वो बैंक जाने की उसके पास हिमायत नहीं। अगर कोई मुझसे कहे कि भैया आप सरकारी बैंक चले जाओ, नहीं भाड़ में जमा नहीं जाऊंगा, ठीक है, इतना टाइम ही नहीं है, क्लास पे क्लास लगी हुई है, तो आप हमारे घर आ जाओ, ठीक है, मैं आपको ज्यादा जो है पैसे दे दूंगा, इज ओके, बट आप हमारे घर आओ, हमें सुविधा जो है हमारे डोर स्टेप पे। आज एक बात याद रखना, जो नया विश्व है, ठीक है, बहुत एक लाइन आपको बताने जा रहा हूं, उसको अपने जो है बिल्कुल टैग लाइन की तरह यूज करो। जो नया विश्व है और नए विश्व में जो हमारा इकोनॉमी होगी वो याद रखना, सर्विस एट योर डोर स्टेप, वही कामयाब होगा। क्या बोला? सर्विस एट योर डोर स्टेप,
वही बिजनेस कामयाब होगा जो सर्विस एट योर डोर स्टेप दे रहा है। इट इज नॉट द मैन्युफैक्चरिंग विच इज इंपॉर्टेंट, इट इज द सर्विसेज विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपके दरवाजे पर सर्विस दे दे। देखो हमारा पूरा बिहेवियर चेंज हो रहा है। पहले हम खाने पीने रेस्टोरेंट जाते थे, सस्ते धसते थे, जल्दी। पहले हमें याद है पिताजी जो है वो स्कूटर पे, एक बजाज सुपर स्कूटर हुआ करता था, आगे हम खड़े हो जाया करते भाई, बीच में छोटा भाई, और उस तरह जो है हम पूरा परिवार जो है रेस्टोरेंट 3-4 महीने में एक दिन हमारे लिए बहुत लग्जरी आइटम हुआ करता था, एक दिन हमें रेस्टोरेंट में खाने को मिलता था। पिताजी को कभी फुर्सत मिलती थी तो वो लेके स्कूटर पे पूरा परिवार चला जाया करता था। अभी क्या हो रहा है कि, और उसके लिए भी हम बाकायदा तैयार होते थे, दोपहर से ही हमारा कि पापा ने बोल दिया कि संडे कल शाम को चलेंगे, दोपहर से ही हम बेचैन हो जाते थे, ठीक है, कि कहीं हम बाहर चले गए और छूट गया हमसे तो क्या होगा। टाइम से तैयार होना, वो जो चेकदार शर्ट या चित्तीदार शर्ट उसको पहनना अपना, और उस तरह से जो है वो उनके साथ चले जाते थे। लेकिन नाउ डेज यू जस्ट गो टू द ऐप एंड जस्ट जोमेटो स्विगी पे आपने क्लिक किया, कौन यार बाहर जाएगा। अभी आईपीएल चल रहा है, लोगों का आईपीएल देख रहे हैं, जस्ट मन किया यार पिज्जा खाना है, बर्गर खाना है, जस्ट दे ऑर्डर, या कुछ भी उनको खाना है, सो वो अपने घर पे देके चला गया। सो नाउ इट इज जो बिजनेस आज वही होंगे जो सर्विस एट योर डोर स्टेप। और ये हमारे हर चीज, आज अमेजन इतनी बड़ी कंपनी क्यों है, उसका टैगलाइन ही है सर्विस एट योर डोर स्टेप। आज हम ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं, इवन दो पहले हम जाते थे चौराहे पे, भाई ऑटो ऑटो ऑटो, फिर उसके साथ बैठ के थोड़ी देर बहस कर कितना लोगे, 100 रुपये, नहीं नहीं हम 80 रुपये देते हैं, हम अक्सर आते जाते रहते हैं। बट नाउ इट इज यू जस्ट गो टू द ऐप एंड जस्ट जो है अपना ओला या उबर जो भी आपने बुक किया और आप अपने काम पे चले गए। सो बहुत सिंपल सा फंडा है कि एक जो नई चीज है वो सर्विस एट योर डोर स्टेप। बट सर्विस एट योर डोर स्टेप हमारे फाइनेंस मार्केट में क्यों नहीं अप्लाई हो सकती है, ठीक है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। और खासतौर पे गवर्नमेंट सेक्टर के बैंक सर्विस एट योर डोर स्टेप से बहुत दूर हैं, दे आर नॉट प्रोवाइडिंग सर्विसेज। जल्दी एक क्रांतिकारी कदम हुआ था और वो था बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट, शायद 2015 का आईएएस प्री का क्वेश्चन है, 2014 का, ठीक है, बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट। तो उसमें बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट क्या था, उसको एक मशीन दे दी गई थी। अब गांव देहात का आदमी यार 500 रुपए उसको पेंशन मिल रही है, बैंक में कैसे जमा कराने आएगा। तो क्या हुआ कि उसको मशीन दे दी गई, वो गांव जाता था कि भैया ये लो तुम्हारा पेंशन आ गया, तुम्हें कुछ जमा खाता करना है, तुम्हें कोई चीज चाहिए, तो बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट उनके घर तक पहुंचता था। हालांकि बाद में सरकारी जो तामझाम की वजह से ये स्कीम काफी डंप हो गई, बट शुरुआती दौर में ये स्कीम बहुत अच्छी थी। तो उन लोगों को जिनको गाँव, उनके बैंक बहुत दूर दूर थे और छुट्टी लेके जाना पड़ता, तो उनके लिए बहुत सहूलियत हो गई थी। दैट वाज नोन एज बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट, राइट। सो इससे क्या होगा, इंप्रूव सेविंग। अगर बैंक आपके ताकतवर होंगे और इस तरह की सुविधाएं दे पाएंगे तो उनकी सेविंग्स इंप्रूव होंगी, यानी बचत इंप्रूव होगी। तो भारत को बचत की बड़ी आवश्यकता है। नेक्स्ट वन, बेटर रिस्क मैनेजमेंट। और जब उनके मजबूत स्ट्रांग अगर ये होंगे तो माल्या साहब पैसा लेके चले जाए या नीरव मोदी लेके चले जाए, बैंक बिल्कुल बर्बाद नहीं होंगे। पता क्या चल रहा है आज, आप लोगों को पता नहीं चल रहा है, लेकिन आज एनपीए की स्थिति ऐसी, इतने बैंक डर गए हैं कि अगर आप लोन लेने जाओ तो उनको पसीना आने लगता है। तो जिसको जरूरतमंद है इन जो है वो, इनके चक्कर में जो जरूरतमंद है उसको भी लोन नहीं दे रहे हैं ये, ठीक है। तो क्योंकि इनके पास ताकत ही नहीं थी इतना कि रिस्क को मैनेज कर सके, कि थोड़ा बहुत पैसा कोई लेकर भाग गया तो भी हम अपनी इंडियन इकोनॉमी को जो है वो बर्बाद ना होने दें। तो बेटर रिस्क मैनेजमेंट, ठीक है, यानी कि उचित आपदा प्रबंधन। सो इट नीड लॉट ऑफ बैंकिंग रिफॉर्म्स। अतः इसके लिए बड़े पैमाने पर बैंकिंग रिफॉर्म की आवश्यकता पड़ेगी, जिसमें हमने मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का एक काम किया, आगे हमने बैंकरप्सी कोड बनाया, बैंक बोर्ड चेंज किए। अब देखा गया कि बैंक बोर्ड में एक आदमी होता था, अपने मनमानी निर्णय लेता था, हमने बैंक बोर्ड में तमाम नई तरह के लोगों को लाके रखा, ज्यादा दक्ष करने की कोशिश की। बट अभी भी इंडिया बैंकिंग रिफॉर्म से बहुत दूर है, ठीक है। इंडिया को इससे ज्यादा काम करने की आवश्यकता है और बड़े बड़े जायंट बैंक बनाने की आवश्यकता है। और जो इंदिरा गांधी ने जो बैंकों का राष्ट्रीयकरण करके हासिल किया था, उसको शायद अब रिवर्स करने की भी आवश्यकता आ रही है कि वो जो राष्ट्रीयकृत बैंक हैं वो आज कोई बहुत बेहतरीन कार्य नहीं कर पा रहे हैं, अगर हम एसबीआई को छोड़ दें। और एसबीआई का केस इसलिए स्पेशल है क्योंकि उसके जो बैंक बोर्ड है उसको बहुत ज़्यादा स्वायत्तता मिली हुई है, बहुत छूट मिली हुई है। लेकिन अगर अन्य बैंकों की बात करें तो आज हमारे सरकारी बैंक के बहुत बड़े एक ऐसा सेगमेंट है जो बहुत ज़्यादा इफिशियंट नहीं है, जो भारत के लिए काम नहीं कर पा रहा है, क्योंकि वो खुद ही सर्वाइव नहीं कर पा रहा है। अच्छा, जब इनके पास खुद का फंड नहीं होगा तो कैसे आप उम्मीद करोगे कि वो गांव देहात में जाएंगे और गांव देहात में जाके वो बैंकिंग ब्रांच खोलेंगे और वहां पर हर आदमी का खाता खोलेगा। इट्स अ वेरी डिफिकल्ट टास्क, बहुत कठिन काम है। ये सिर्फ ख्यालों में होगा और ख्यालों में ही देश अमीर हमेशा बनता रहा है, आगे भी बनता रहेगा, राइट। नेक्स्ट वन, मोर एक्सपोर्ट एंड मैन्युफैक्चरिंग। हमें अगला काम क्या करना पड़ेगा अगर भारत को एक नई इंडिया की नींव रखनी है? सो वी हैव टू मोर एक्सपोर्ट एंड मैन्युफैक्चरिंग। हमें ज्यादा से ज्यादा निर्यात करना पड़ेगा और विनिर्माण करना पड़ेगा। ये जो निर्यात शब्द है, राइट, ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है। अब जैसे किशन जो तुम क्वेश्चन पूछ रहे हो इनको रखो, जब मैं बैंकिंग पढ़ाऊंगा, जब स्पेशली बैंकिंग में आऊंगा तो तुम्हारे ये क्वेश्चंस वहां रिलेवेंट रहेंगे।
अभी हम सिर्फ पॉलिसीज पे फोकस कर रहे हैं। नीति आयोग तुम्हें बहुत कुछ ये सिखाने की कोशिश कर रहा है। पता चला अब इसकी जो है माइन्यूट माइक्रो एनालिसिस में तुम इकोनॉमिक्स तो पकड़ लोगे, लेकिन जो थीम है इंडिया की, यानी जिसके लिए तुम इकोनॉमिक्स पढ़ने जा रहे हो, वो तुमसे मिस हो जाएगा। इसीलिए कह रहा हूं बहुत ध्यान से इसको जो है दिमाग में रखो, न्यूज़पेपर के साथ इसको अटैच करो, और जितनी चीजें भी मैं बता रहा हूं यहां से तुम्हें प्री के इफरात क्वेश्चन तुम्हें मिलेंगे, तो पहले उसको कर लो। प्री में कोई बहुत ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं पूछे जाते कि आप इसमें जाएंगे, जैसे तुमने स्टैग्नेशन ऑफ इन्फ्लेशन पूछा, सो इतना जो है वो डेप्थ में नहीं जाते हैं, ठीक है। उनको भी पता होता है कि एक नॉन इकोनॉमिक बैकग्राउंड का बच्चा भी एग्जाम दे रहा होता है, तो वो इतना जो है वो, अब हमारे पास एक रहता है कि हम कहां तक चले जाएं। तो रुको, पहले आप गवर्नमेंट क्या चाहती है उसको आप देखो, तो आपके लिए न्यूज़पेपर पढ़ना आसान होगा, कई क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। आपका एक माइंड सेट बनने जा रहा है कि हम जो टीईसी की बात कर रहे थे, मेरा पूरा लेक्चर उसी के आसपास है कि टीईसी कैसे बनाओगे। सो नेक्स्ट वन इज मोर एक्सपोर्ट एंड मैन्युफैक्चरिंग। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि ये ट्विस्ट एंड टर्न से गुजरने जा रहा है। अब कह रहा है मोर एक्सपोर्ट, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखो, नीति आयोग ने आज से 3 साल पहले क्या कह दिया था। अब जो ये हल्ला हो रहा है ना, किसान ट्रैक्टर जला रहा है, फोटो आज हिंदू में भी इतनी बड़ी बड़ी आई है, तो कह रहा है एक्सपोर्ट, लेकिन वो कह रहा है कौन सा एक्सपोर्ट, जो आपकी ताकत रही है, जो मैंने आपको पहले बताया, जो आपकी ताकत रही है उस पर आपको फोकस करना है, उस पर आपको सबसे ज्यादा इंफेसिस करना है। और हमारी ताकत एग्रीकल्चर रही है, हमने उसको बर्बाद क्यों किया। तो कहता है कि जो एक्सपोर्ट आप करो, कहता है प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट ऑफ मैन्युफैक्चर्ड इंक्लूडिंग प्रोसेस्ड एग्रीकल्चर गुड। वो कहता है कि आप लिखिए, लिखिए, विनिर्मित वस्तुओं का उत्पादन, विनिर्मित वस्तुओं का उत्पादन तथा निर्यात, तथा निर्यात जिसमें प्रसंस्कृत खाद्य, प्रसंस्कृत प्रसंस्कृत खाद्य वस्तुएं भी, कृषि वस्तुएं भी शामिल हैं, कृषि वस्तुएं भी शामिल हैं। मतलब भारत में इतनी पोटेंशियल है कि वर्ल्ड वाइड आज की डेट में, मैं तुम्हें बताता हूं, मैं एक अभी स्टडी पढ़ रहा हूं, तो इस कोविड-19 ने भारत के एग्रीकल्चर मार्केट को पूरे विश्व पे ला दिया। अब आप आश्चर्य करेंगे, आप मुझे बताइए, एक छोटी सी चीज मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं, किसके किसके घरों में, भारतीय घरों में पता है कि दूध और हल्दी पीना चाहिए रात में। ये कोविड के बहुत पहले से ही, ठीक है। हमें भी याद है, कभी चोट वोट लगती, थकान, हमेशा कहा जाता था कि जो है दूध हल्दी जो है वो पीना चाहिए, बहुत फायदेमंद होती है, हल्दी के गुण। कच्ची हल्दी को हम लोग इस्तेमाल किया करते थे हमारे घरों में, जो है वो जब खुदूद के आती थी, लोग क्यारी में लगाते थे। कितने लोग इस बात को जानते हैं, कोविड-19 से बहुत पहले। मैं भी अमेरिकन रिसर्च के बारे में देख रहा हूँ, दे कॉल्ड इट गोल्डन मिल्क, इसको वो जब उसका नाम एक नया रख दिया। हम हल्दी दूध कहते थे तो बड़ा इंफीरियर टाइप था, नाउ दे आर, अब हमारा यहाँ जो हमारा सोफिस्टिकेटेड वर्ग है, जो पैसे वाला वर्ग है, वो कहता है कि दैट इज गोल्डन मिल्क, इसको हम लोग गोल्डन मिल्क कहते हैं, हल्दी दूध नहीं कहते हैं। ये टर्मरिक मिल्क नहीं, उसने उनका नया नाम दिया है गोल्डन मिल्क, ठीक है। और वो क्या कर रहे हैं आज की डेट में, अमेरिका में आप जाएंगे तो कुछ वीडियोस बहुत वायरल हो रहे हैं। कैसे वीडियोस, वो अपने दूध में अदरक और हल्दी, क्योंकि वो मसालों का ज्यादा इस्तेमाल नहीं करते, और ये तो हमारे यहाँ मतलब सुबह चाय भी बननी है तो सुबह एक टन टन की आवाज से नींद खुलती है, वो अदरक कुट रही होती है। बिना अदरक डाले हम चाय नहीं पीते हैं, मजा नहीं आता उसमें, कोई टेस्ट नहीं आता। हल्दी हमारे खाने पे, हमारे हर चीज में हमारा जो है इंपॉर्टेंट पार्ट रहा है, ठीक है। तो आज आप देखिए कि विश्व में अब अमेरिकन को कॉपी कर रहे हैं अच्छी तरीके से, ये गिलोय, नीम, ठीक है, ये तमाम तरह की चीजें जो हमारे यहाँ इस्तेमाल होती थी, जो हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए नेचुरली हम लोग यूज किया करते थे। हमारे यहाँ काढ़ा पिया जाता था, बचपन से याद है, दादी वादी जब कभी भी गला वाला बैठता था तो उठा के काढ़ा दे देती थी, काली मिर्च, अदरक और सौंठ ये सब मिला विला के, और बढ़िया जो है अगले दिन तक गला वाला जो है एकदम साफ हो जाता था। आज देखिए वही काढ़े का व्यापार हो रहा है अच्छा खासा। ये बहुत गोल्डन टाइम है इंडियन एग्रीकल्चर को वर्ल्ड लेवल पे ले जाने का। हमारी खान पान, हमारे संस्कृतियों में ये सब चीजें बहुत ही इनहेरिट रही हैं, ठीक है, जिसपे हमने देखा कि हमारी इम्यूनिटी बिल्डअप होती है, हमारे लिए जो है वो काफी एक इंपॉर्टेंट सेगमेंट है ये। तो दोस्तों ये वो टाइम है जहां पर इंडियन एग्रीकल्चर एक नए जो है वो आयाम की तरफ जा सकता है। और आप देखिए धीरे धीरे ये पेंडेमिक ही सही, इसने जैसे हमारे जो खान पान चीजें थी, हमारा शहरी वर्ग तो धीरे धीरे जो पश्चिम को अंधानुकरण करने लगा था, जो वेस्टर्न को फॉलो करने लगा था, उसको उसके घरों में तो खैर ये सब गायब हो गया, पिज्जा बर्गर आ गया। लेकिन अभी भी जो भारतीय मकान है, जो भारतीय घर हैं,
वो अभी भी जो है इन सब चीज़ों को फॉलो करते हैं। सुबह चाय में अदरक पड़ती है, कोई बात होती है मम्मी कहती है लौंग मुंह में डाल लो, अदरक डाल लो, ये सब बहुत कॉमन था। हल्दी वाला दूध हो गया, घी हमारे यहाँ, ये विदेशी कंपनियों ने घी हमारा छुड़वा दिया, बोला घी बहुत बेकार है। अब पता चल रहा है घी जॉइंट्स के लिए सबसे अच्छा है, घी में जो है वो कभी भी सैचुरेटेड फैट पाया ही नहीं जाता। ये जो आप रिफाइंड यूज करते हो जिसकी ये बड़ी बड़ी कंपनियां कि इससे हार्ट जो है पति का अच्छा रहेगा, घर का परिवार, वो सबसे बुरा है। जैसे उसको गर्म करते हो वो जो है हाइड्रोजनेटेड हो जाता है और बैड कोलेस्ट्रॉल को जन्म देता है। तो हमारी जो परंपराएं रही हैं वो बहुत ही समृद्ध रही हैं। अब वो धीरे धीरे समझ में आ रहा है, लेकिन हम भारतीयों को समझ में तब आता है जब हमारी बात कोई अंग्रेज आके समझाता है। ठीक है, हमारी बात को कोई पश्चिम का देश आकर समझाता है कि नाउ दिस बटर, दिस गोल्डन मिल्क इज वेरी गुड फॉर यू। ठीक है, तो वो हमें आके बताता है, हम किसी एडिटोरियल में पढ़ते हैं, हम किसी वेबसाइट पे पढ़ते हैं, ओके दिस इज द गोल्डन मिल्क, ओके। तो ये जो हल्दी वाला दूध है तब तक मजा नहीं आ रहा था, ये देसी टाइप का लग रहा था, बहुत इंफीरियर था। जिस दिन से ये गोल्डन मिल्क हुआ है वो मैंने तो देखा, कई लोगों से बात किया जो सोफिस्टिकेटेड महिलाएं हैं, जो जैसे जिनके घरों में, हमारे रिश्तेदारों में, तो वो क्या होता है, ओ ना, अच्छा आपको मैं एक बात बताऊं, मुझे बोला हाँ बताएं जी, तो आपको एक बहुत एडवाइस दे रहे हैं, यू जस्ट यूज गोल्डन मिल्क। गोल्डन मिल्क, बोला यस, हाँ उसमें थोड़ी सी हल्दी आप डाल लें एंड थोड़ा सा उसमें जो है, हल्दी भी नहीं बोलते, टर्मरिक बोलते हैं, हिंदी बोलने में उनको शर्म आती थोड़ी सी। ठीक है, तो आप ल्यूक वार्म कर लें, देन ल्यूक वार्म में आप ये डाल लें। एंड मैंने कहा अरे यार, ठीक है ये तुम्हारा ये गोल्डन मिल्क है। मतलब भारतीय पुरातन पद्धतियों में ये चीज जो रही है, हम उसके औषधीय गुणों के बारे में इतना जानते हैं। ठीक है, तो उन्होंने मतलब ये है कि जब तक विदेशी हमसे नहीं कहेंगे तब तक हमें नहीं पता चलेगा हम कौन है। तो ये बहुत, इस समय मैं समझता हूं कि भारतीय एग्रीकल्चर के लिए जो प्रोसेसिंग है वो बहुत इंपॉर्टेंट चल रही है। क्या करना होगा, हाउ, ठीक है, अब बहुत महत्वपूर्ण है। अब ये समझ लो, ये मैंने आपको 4 पिलर बताए, फिस्कल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी, आपकी फाइनेंशियल मार्केट और आपकी एक्सपोर्ट, और इसमें भी मैंने एग्रीकल्चर के बारे में बात किया। इसीलिए इस बिल का जो महत्व है बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। जब तक किसान को तुम फ्रीडम नहीं दोगे, जब तक जो है, अभी किसी बच्चे ने पूछा कि अगर हमें इकोनॉमिक फ्रीडम मिल जाए तो क्या होगा, अरे सिंपल सी बात है यार, ये तुम्हारे यहाँ पहले इकोनॉमिक फ्रीडम थी, तुम कोई नई चीज स्टैब्लिश, क्यों तुम्हें लग रहा है कि तुम कोई नई चीज स्टैब्लिश करने जा रहे हो। आज ही सुबह मैंने कहा था कि इंडिया को रिफॉर्म से कहीं ज्यादा रिवाइवल की जरूरत हो रही है। हमने 1947 में रिवाइवल खाली कर दिया, नहीं हमारे पास जो था हम उसको वापस ले आए होते तो भी हम आज बहुत आगे होते। ठीक है, एवरीबडी विल द पार्ट ऑफ इकोनॉमिक्स, अपने आप ये चीजें चलती हैं। यू आर एबल टू फाइंड आउट द न्यू मैनेजमेंट मैथड्स, न्यू प्रोडक्शन मैथड्स। फ्रीडम तो हो कि मुझे काम तो करने दिया जाए। तुमने जो है वो पूरा बाबुओं का एक पूरा दल बैठा रखा है, ये जो जितने भी ब्यूरोक्रेट्स हैं, जितने भी लीडर्स हैं, इन्होंने पूरा कैप्चर करके रखा हुआ है इसको, और ये सुधार जल्दी नहीं होने देंगे। जमींदारी अभी भी अपने कई रूपों में हमारे यहाँ पाई जाती है और शायद ज्यादा खतरनाक तरीके से पाई जाती है। क्लियर है? तो प्रोडक्शन, अब सवाल है कि कैसे बढ़ाओगे, कैसे आप एक्सपोर्ट बढ़ाओगे। ऐसे कह दिया एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा, क्या बना के बेचोगे। ठीक है, कैसे तुम एग्रीकल्चर को आगे लेकर जाओगे। एक मंडी खोलने में तो तुम्हारी ऐसी तैसी हो रही है, डर के मारे लोगों की हालत खराब है कि पता नहीं किसान को कौन उड़ा ले जाएगा, कौन निजी कंपनी बंधुआ बना लेगी। ठीक है, ये डर हमारा हमेशा बैठा रहा, हमेशा बैठा रहा। हम बहुत डरपोक कंट्री है हमारे इस मामले में। तो सवाल है, अब मेरा क्वेश्चन है कि हाउ, कैसे अपना एक्सपोर्ट बढ़ाओगे, कैसे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ाओगे। तो कुछ पिलर्स हैं, लिखो, कुछ महत्वपूर्ण आयाम है, सम पिलर्स। सबसे पहला जो आपको सुधार करना पड़ेगा, ये सारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बने बनाए क्वेश्चन है। अगर तुमसे क्वेश्चन पूछा जाए कि हाउ इंडिया कैन बी इंक्रीज देयर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स विच इज अ टर्मिनल, विच इज द एम ऑफ दिस बिल, तो कैसे आप उसको करोगे। तो आपको यहां पर लिखना, भारत अपना कृषि उत्पादन या प्रोसेसिंग कैसे बढ़ा सकता है। सबसे पहले आपको लॉजिस्टिक सेक्टर मजबूत करना पड़ेगा, हमारी सबसे बड़ी कमी है। हम माइक्रो लॉजिस्टिक से लेकर माइक्रो लॉजिस्टिक में बहुत पिछड़े हुए हैं। लॉजिस्टिक का मतलब क्या होता है, सामान को ढोना। ठीक है, हमारा किसान जो है, कभी अगर गांव में रहे होगे तो बेचारे को अपना, आपने देखा होगा गेहूं काट के कई कई दिन तक जो है ऐसे खेत में रख देते हैं, धान को काट के छोड़ देते हैं। क्यों, पता क्या चला, थ्रेशर किराए पे मिल नहीं रहा जिसमें उसको जो है वो दमाई होती है, फिर ट्रैक्टर नहीं मिल रहा जिससे मंडी पे लाद के लेकर जा सके। ठीक है, किसी का खाली होगा तो एक एक नंबर आता है, लॉजिस्टिक्स ही नहीं उनके पास, दे डोंट हैव इनफ लॉजिस्टिक। तो पहले तो गांव से मंडी तक आना ही बहुत कठिन होता है, फिर मंडी से जो बड़ी मंडी है, केंद्रीय मंडी, वहां तक और कठिन काम होता है। विश्व बाजार की तो हमारा किसान सोच ही नहीं सकता है, इसके बारे में तो वो ध्यान ही नहीं देता, वो तो बस कहता बस काम चलता रहे, हमारे घर से निकल जाए, यही बहुत बड़ी बात है। तो यू हैव टू क्रिएट लॉजिस्टिक, हर तरह का लॉजिस्टिक आपको क्रिएट करना पड़ेगा। कैसे, सबसे पहला जो काम करना पड़ेगा, जो अमेरिका और चाइना ने बहुत अच्छी तरीके से किया, लैंड टू पोर्ट, यानी कि जमीन से बंदरगाह तक आपको कनेक्टिविटी देनी पड़ेगी, विच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट।
आप ये देश के देखिए कि चाइना की नदियां इतनी कठिन होती हैं, उसकी जो बेस है वो चट्टानी है, और चाइना आज मोर देन 46% अपना जो ट्रांसपोर्टेशन है वो नदी के माध्यम से कर रहा है। उसने अपने गाँव को और इम्पोर्ट जो इनलैंड्स हैं, अंदर के जो क्षेत्र हैं, उनको उठा के सीधे साउथ चाइना के जो है वो समुद्री किनारों से जोड़ दिया है। भारत आज भी इस बात पे बहस चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट कह चुका, अरे यार भगवान के लिए नदियों को जोड़ लो, लेकिन राज्यों की इतनी आपस में भसड़ है, राजनीति इतनी गंदी हमारी कि उसकी वजह से हम नदियों को जोड़ ही नहीं पा रहे हैं। तो कुछ हिस्से में बाढ़ आ जाती है, कुछ हिस्से में सूखा रह जाता है, और हमारे यहाँ जो ट्रांसपोर्टेशन है, जो वाटरवेज है, जो कि हमें वरदान मिला हुआ है, वो हमारा पूरा का पूरा बर्बाद हो जाता है। नेक्स्ट वन, लैंड टू पोर्ट, यानी कि स्थल से बंदरगाहों तक कनेक्टिविटी होनी चाहिए, जुड़ा होना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा वाटरवेज यानी जलमार्ग होने चाहिए, सबसे सस्ता होता है, इफिशियंट होता है, पर्यावरण का जो है ये फ्रेंडली भी होता है, पर्यावरण के साथ एनवायरमेंट फ्रेंडली भी है। तो वाटरवेज ज्यादा से ज्यादा, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, भारत की एक बहुत महत्वाकांक्षी परियोजना रही है, जो पता नहीं कब ये सपनों से जमीन पर उतरेगी, नदी जोड़ो परियोजना, रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट। कई बार मेंस में क्वेश्चन आ चुका है, रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट्स। नेक्स्ट वन, डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर, ठीक है, समर्पित माल भाड़ा गलियारा, इस पर हम कई बार बात कर चुके हैं, डीएफसी, डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर, समर्पित माल भाड़ा गलियारा। हमारे यहाँ क्या होता है, हम एक ही जो हमारी पटरियां हैं, एक तो बहुत पुरानी, ज्यादातर अंग्रेज बिछाकर चले गए थे, हम भारतीयों के पास इतनी न फुर्सत मिली, ठीक है, किराया हमने समाजवादी करके रखा है, मतलब उस पर ठूस के भर जाए। जनरल डिब्बे में जो है वो जानवर से भी बुरी तरह से, अगर कभी आप किसी ट्रेन में चढ़े होंगे जिस रूट पे भीड़ भाड़ होती है या जिस पर माइग्रेंट लेबर जाते हैं यूपी बिहार वाली ट्रेन पे, आप देखिए जनरल डिब्बे की क्या हालत होती है। क्यों? क्या उन लोगों को सॉफ्ट टॉयलेट की सुविधा नहीं मिलनी चाहिए? क्या उनको पीने का पानी नहीं मिलना चाहिए? और उसके बाद भी हम समाजवादी तरीके से हम किराया नहीं बढ़ाएंगे, हम किराया नहीं बढ़ाएंगे। अरे भाई वो कह रहा है 10-20 रुपया ले लो, 10-20 रुपया ले लो, हमें कम से कम जो है वो कुछ सुविधा दे दो। आज की खबर आई है ना, जो रेलवे ने कहा है कि भाई हम आपसे 10 रुपए 35 रुपए लेंगे, ये आपको सुविधा ज्यादा देंगे। भाई वो देने को तैयार है, भाई वो पीने के पानी के लिए 20 रुपए एक बोतल पे जो है पानी खरीद लेता है, टॉयलेट नहीं मिल रहा है। सोचो उसमें जो लेडीज जा रही हैं उनकी कितनी बुरी स्थिति होती है, लेकिन वो कह रहे हैं हमसे 10-20 रुपया ज्यादा ले लो। लेकिन आपकी जो सोच है वो बहुत करप्ट हो चुकी, बहुत सड़ चुकी है, सुधार करने के लिए तैयार नहीं। उसके बाद भी हमारे पास जो हमारी मालगाड़ियां हैं वो उसी ट्रैक पे चलती जिसमें हमारी सवारी गाड़ी चल रही है, तो दोनों की स्पीड क्या होती, काफी कम हो जाती है, और हम एक बड़े बड़े वैगन्स नहीं बना पाते जो हमारे खेतों से हमारे जो सामान है या हमारी इंडस्ट्री से जो सामान है उसको बहुत ही स्पीड के साथ जो है वो फैक्ट्रीज तक या उनके डेस्टिनेशन तक पहुंचा सके। तो हमें एक डीएफसी की आवश्यकता है, डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर। जापान के साथ अभी हमने समझौता किया, देखो कब पूरा होगा। बुलेट ट्रेन पे भी तो सर मार रहा है, बोला यार इंडिया में आके हम जबरदस्ती फंस गए, आज तक हम 5 साल हो गया कि अभी तक हम जमीन अधिग्रहण नहीं कर पाए। ठीक है, नेक्स्ट डीएफसी। दूसरा एक्सप्रेसवेज एंड नेशनल हाईवेज, ज्यादा से ज्यादा हमें एक्सप्रेसवे बनाने होंगे और नेशनल हाईवे बनाने होंगे, ताकि जो एक ही सड़क पर ज्यादा से ज्यादा वाहन चल सके, स्पीड से चल सके, और सामान जो है वो बहुत तेजी से एक बिंदु से दूसरे बिंदु पहुंच जाए। राष्ट्रीय राजमार्ग और मल्टी मॉडल मिनिस्ट्री बनानी होगी, ये भविष्य है, जल्दी देखना तुम, ये होगा। मल्टी मॉडल मिनिस्ट्री बनानी होगी, इसका मतलब क्या होगा कि एक जायंट मिनिस्ट्री बनानी होगी, सड़क वाला, रेलवे वाला, शिप वाला अलग अलग नहीं होगा, इन सबको मिलाकर एक जायंट मिनिस्ट्री बनानी होगी जो ट्रांसपोर्टेशन के सभी मोड्स और मॉडल्स को जो है वो क्या करेगा, उसको जज करेगा। इसके पास बड़ी फंडिंग होगी ताकि भारत को जो एक सबसे बड़ा सेगमेंट है कि हम रोड को अलग देखते हैं, हम रेलवे को अलग देखते हैं, हम शिपयार्ड यानी जहाजरानी को अलग तरीके से देखते हैं, जबकि ये सारे परिवहन है। तमाम विकसित देशों में क्या होता है, ये मल्टी मॉडल एक प्रोजेक्ट के अंदर चलता है, तो वो एक ही जगह कार्य करता है, ठीक है। लेकिन हमारे यहाँ इसको अलग अलग मिनिस्ट्री में बांट दिया जाता है, एक दूसरे की लोग खींचातानी करते हैं और हमारा कोई काम होता नहीं है। तो बहुआयामी एक मंत्रालय हमें बनाना पड़ेगा, मल्टी मॉडल। इसके बाद जो दूसरा सबसे बड़ा सेगमेंट है, पावर टैरिफ स्ट्रक्चर में भी रेशनलाइज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो दूसरा कहता है कि पावर टैरिफ स्ट्रक्चर में भी रेशनलाइज, जो विद्युत ऊर्जा की लागत है, उसे आनुपातिक करना होगा, डीएफसी का मतलब होता है डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर, समर्पित माल भाड़ा गलियारा, यानी वो ट्रैक जिस पर केवल मालगाड़ियां चलेंगी, उस पर सवारी गाड़ी नहीं चलेगी। और किसी भी देश को अगर त्वरित रूप से अपना सामान एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेकर जाना है, ठीक है, हम ये कोशिश कर रहे हैं ना कि मान लो हमारे किसान जो है दूध उत्पादन कर रहा है, सेब है, पपीता है, केला है, या जो है वो आपका टमाटर है, ये बहुत तेजी से खराब हो जाते हैं। लेकिन अगर सोचो कि हमारे पास ऐसी वैगन्स होती जो शीतित हैं, यानी कि उन पे जो है रेफ्रिजरेशन की सुविधा है, और वो तेजी से सामान को पैक किया और वो एंड पॉइंट तक पहुंचा रही हैं, खराब नहीं हो रहा है,
तो किसानों को कितना फायदा होगा, उपभोक्ताओं को कितना फायदा होगा। 40% आप सोच के देखो कि हमारा एग्रीकल्चर प्रोडक्ट खराब होता है, 40% तक खराब हो जाता है। अब तुम एक सड़ियल सी रेलगाड़ी जिसमें 35 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार चले, तुमने उस पर टमाटर लदवा दिए। अब टमाटर लदवा दिए प्रभु, तो जब तक वो पहुंचेंगे तब तक केचप में कन्वर्ट हो जाएंगे, चटनी बन जाएगी उनकी, ठीक है। सीधे जो है टमाटर नहीं मिलेगा, सीधे रोटी लो और चटनी के साथ खाना शुरू करो, ये बढ़िया हमारे यहाँ मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। बट दैट्स रॉन्ग, ठीक है। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको वैगन्स देने पड़ेंगे। अब मान लो तुम इस पर वैगन चलाओगे तो कॉस्ट कितनी बढ़ जाएगी, क्योंकि रेफ्रिजरेशन करने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी, और 35 किलोमीटर की रफ्तार से जा रही है एवरेज, ठीक है। तो वो बेचारी कहां पहुंचेगी, उसकी कॉस्ट बढ़ जाएगी। रेफ्रिजरेशन वो आपको फिर भी हैंडी नहीं पड़ेगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। तो आपको एक अलग ही संरचना बनानी पड़ेगी, उसको हम लोग डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर कहते हैं। अगला पावर टैरिफ जो है वो रेशनलाइज हो गया, जानते हो ये, इसके बारे में आप लोगों को बहुत कम पता होगा, ठीक है। भारत की विसंगतियां देखिए कि एक उद्योगपति को जब एक बिजनेसमैन है, एक जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, उसको जो इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होती है हाई वोल्टेज चाहिए होती है। और तमाम ऐसी इंडस्ट्री है बहुत सोफिस्टिकेटेड, मतलब वोल्टेज का जरा सा फ्लक्चुएशन हो जाए उनका सब कुछ खराब हो जाएगा, जैसे इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री, जैसे आईसी इंडस्ट्री, जैसे टेलीविजन इंडस्ट्री। तो इसमें वोल्टेज का फ्लक्चुएशन नहीं चाहिए होता है, ठीक है। तो इनको हाई वोल्टेज और बहुत ही इफिशियंट बिजली चाहिए होती है। दूसरा, जो गांव का व्यक्ति है उसको बहुत हाई वोल्टेज बिजली नहीं चाहिए होती है, उसको लोअर वोल्टेज में चाहिए होती है, कांस्टेंट बिजली चाहिए होती है, कम, उसके घर में ज्यादा खर्चा नहीं है, पंखा, बिजली, ये सिंपल सी चीजें चल रही हैं। आप आश्चर्य करके आप मतलब सर पीट लोगे कई बार भारत में कि भारत में अभी भी स्मार्ट ग्रिड नहीं है। अब बनाने की कोशिश हो रही है। भारत में एक उद्योगपति को भी उसी लाइन से बिजली दी जाती है जिससे ग्रामीण के पंप सेट को दी जाती है। नतीजा क्या होता है, क्योंकि मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर रहा हूं तो मैं जानता हूं इसमें सैगिंग, इसमें लॉसेस बहुत बढ़ जाते हैं। जब आप सेम वायर पे लो वोल्टेज जो है ट्रांसफर करते हो तो इसमें आपका जो लॉस होता है यानी नुकसान, वो कई गुना बढ़ जाता है। भारत एक ऐसा देश है जो अपनी बनाई गई कुल बिजली का 35% हवा में ही उड़ा देता है, मतलब लॉस हो जाता है, खत्म हो जाता है। इतना जर्जर पुराने तार हैं, और इससे क्या होता है, दोनों को नुकसान हो रहा है। जिस किसान को इतना हाई वोल्टेज नहीं चाहिए होता उसको आप वोल्टेज प्रोवाइड करा देते हो, जिसको कांस्टेंट वोल्टेज चाहिए होता है उसको वोल्टेज नहीं दे पाते हो। गांव देहात में अगर होगे तो आपको ये बात अच्छी तरह से पता होगी। तो उससे क्या होगा कि आपके जो पावर टैरिफ होते हैं वो बिल्कुल ही जो है वो इरेशनल हो जाते हैं, ठीक है। कई बार जो है उद्योगपतियों से जबरदस्त बहुत महंगी कीमत पे बिजली ली जाती है। आपने सुना होगा कमर्शियल बिजली एंड डोमेस्टिक बिजली, ठीक है। सरकार कितना गंदा गेम खेलती है आप इसका अंदाजा लगाइए। थोड़ा सा वोल्टेज बढ़ा देती है और उसको वो कमर्शियल बिजली का नाम दे देती है, ठीक है। और आपने देखा होगा उसकी जो पर यूनिट दर होती है वो ज्यादा होती है। कभी आपने घरों में देखा होगा तो आपके भी अगर ये बिल कहीं ना कहीं आपने जरूर इससे परिचित हुआ होगा, भैया कमर्शियल रेट पे बिजली मिलेगी, डोमेस्टिक रेट पे बिजली मिलेगी, ठीक है। और नतीजा क्या होता है कि उस बेचारे को जिसको सस्ती बिजली मिलनी चाहिए क्योंकि वो प्रोडक्शन कर रहा है, उसको महंगी बिजली देनी पड़ती है सेम तार में। ऐसा गंदा गेम खेलते हैं, ठीक है। सेम उस पे जो है लाइन लॉसेस हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, फ्लक्चुएशन हो रहा है, लेकिन सिर्फ कमर्शियल के नाम पे गए और तार वार जैसे वो दो खंबे पे चढ़ के तार जोड़ के चले आते हैं, बोले भैया कमर्शियल मीटर आपका लगेगा 2 केवी का, 4 केवी का, और बेचारा जो है बिजली का बिल भरते भरते मर जाता है। ठीक उसी में से ही एक खंबे में से तार निकाल देते हैं और वो जो है डोमेस्टिक वाले को बोलते हैं भाई तुम्हें 4 रुपए यूनिट मिलेगा, उसको जो है 8 रुपए यूनिट लेते हैं। तो एक बात मुझे बताओ, अगर मेरी बिजली की कॉस्ट महंगी आएगी तो मेरे प्रोडक्शन की कॉस्ट बढ़ेगी या घटेगी? और अगर मेरे प्रोडक्शन की कॉस्ट बढ़ जाएगी तो मैं वर्ल्ड लेवल पे मैं अपना सामान कभी बेच पाऊंगा? कभी नहीं बेच पाऊंगा। सो भारतीय जो प्रोडक्शन, ये हम खाली ख्याली पुलाव पका रहे हैं, आप भी खाइए हम भी खाते हैं, सरकार सबको परोस रही है, कई सालों से परोस रही है, कोई ये नहीं कि यही गवर्नमेंट परोस रही है, कई सालों से हमें परोसा जा रहा है, हम उसको जो है इंजॉय करते हैं, ठीक है। शेख चिल्लियां हम ही हैं, सारे सभी शेख चिल्ली हैं। सरकार ख्याली पुलाव बना रही है, हवा में बन रहा है, आप भी खाइए हम भी खाते हैं। बहुत बड़े सुधार करने होंगे, उनके लिए स्मार्ट लाइंस हमें डालनी पड़ेंगी, हमें स्मार्ट ग्रिड लाने पड़ेंगे। जिनकी हाई वोल्टेज रिक्वायरमेंट है उनको हम हाई वोल्टेज दें, जिनकी हमें लो वोल्टेज रिक्वायरमेंट है। और लेकिन सरकार इतनी बड़ी जादूगर है कि क्या बताएं, एक ही में वो दोनों काम कर देती है, ठीक है। और दो के लिए दो अलग अलग मीटर तय कर देती है। जिसको प्रोडक्शन करना है उसको ज्यादा प्रोत्साहन चाहिए, साहब मुझे सस्ती बिजली मिले, मैं प्रोडक्शन कर रहा हूं, उसको महंगी बिजली, कई कई गुना महंगी बिजली देते हैं। आप लोगों ने भी ये महसूस किया होगा। नेक्स्ट वन, अगला कहता है कि यू हैव टू प्रमोट इंडिजीनियस इंडस्ट्रीज। बहुत खुल के कहता है कि आपको भारतीय स्वदेशी उद्योगों को प्रोत्साहित करना पड़ेगा, भारतीय स्वदेशी उद्योगों को प्रोत्साहित करना पड़ेगा। लेकिन बड़ा टेढ़ा काम है ये। और उनका कि जो इंपोर्ट टैरिफ है उसको रेशनल करना पड़ेगा। ये यहीं पर मामला फंस गया,
क्योंकि जो भी होगा वो सरकार के लोग देखेंगे और वो इतने भ्रष्टाचारी होते हैं कि वो कभी इस काम को होने नहीं देते। तो ये नियम बनाया गया। इसमें क्या होता है, देखो इसमें कहा गया इम्पोर्ट टैरिफ, यानी कि जो आयात किया जाएगा उस पर टैरिफ, मतलब सरकार कुछ प्रोत्साहन देगी। अब आयात ऐसे होना चाहिए कि मान लो मैं कोई घरेलू उद्योग का व्यक्ति हूं, मैं देसी कुछ उत्पादन कर रहा हूं, मुझे कुछ विदेशी पुर्जों की आवश्यकता है, उसको मिलाकर मैं इंडियन मेड इन इंडिया को जो है वो इनपुट दूंगा। ठीक है, मुझे बैटरी बनानी है, चाइना से सामान मंगाना है कुछ, तो क्या होता है, ये इतना गंदा सेगमेंट है कि इसमें मिलना चाहिए था इंपोर्ट का टैरिफ, ताकि जो है वो मेरे पास कंपोनेंट आ जाए, उसको मिलाकर मैं जो है वो एक देसी जो है सामान बनाऊं। इसमें क्या होता है, इतना बड़ा झोल होता है, इतना बड़ा खेल होता है कि कंपोनेंट आने की बजाय सामान आ जाता है। ठीक है, कंपोनेंट आने के बजाय सामान आ जाता है, पूरा पूरा सामान। बोले कि क्या करोगे, ये बैटरियों का जो है वो शीशा लेके, लेड लेके पूरी बैटरी अंदर कर लेते हैं, और नतीजा क्या हुआ, धीरे धीरे जो हमारा इंडिजीनियस इंडस्ट्री है वो खत्म हो जाता है, खत्म हो जाता है। मैं तुम्हें बताता हूँ कि जब हम लोग छोटे थे तो उस समय जो है ये ब्लैक एंड व्हाइट टीवी हुआ करता था, और ये मैच वैच देखने के लिए बड़ा जुनून रहा करता था। तो इसमें क्या होता था, लाइट बहुत जाया करती थी। ठीक है, उस समय बहुत ज़्यादा लाइट वाइट जाया करती थी। तो हम लोग भाई मैच है तो क्या करना है, तो मैं साइकिल से जाता था, एक 12 वोल्ट की बैटरी आती थी, तो 12 वोल्ट की बैटरी जाके उसको जो है वो किराए पे ले आना पड़ता था, 5 रुपये या 7 रुपये किराया लगता था, और 12 वोल्ट की बैटरी आ जाती थी, और उसको फिर लगा के पूरा मैच हमारा जो है वो हो जाता था। ठीक है, तो ये उस समय का हमारा जुल। तो वो बैटरी क्या होती थी, मैं उसकी दुकान पे जाता था, मैं बैठ के देखता था, तो वो क्या करता था, वो बैटरी खुद ही बनाता था। वो बैटरी की ढलाई होती थी, उसमें प्लास्टिक का कवर होता था, अंदर जो तेजाब का पानी डाला जाता था। तो हमारे घरों में भी बैटरी आती था कि रात में जब लाइट वाइट चली जाती तो एक आध पंखा वंखा उससे चल जाए, तो वो देसी इन्वर्टर हुआ करता था। बट आज की डेट में मैं अगर ध्यान दूं तो मुझे वो उद्योग पूरी तरह से गायब दिखाई पड़ता है, कहीं है ही नहीं है, दूर दूर तो वो उद्योग नहीं था। और उसके लिए कुछ नहीं, वो अपना जो है वो शीशा वीशा ढालते थे, उसको अंदर डालते थे, वो फ्रेम करते थे, देसी लोग अपना काम किया करते थे। लेकिन अब क्या हुआ, बनी बनाई चाइना से बैटरीज आ रही हैं, बाहर से बैटरीज आ रही है, धीरे धीरे हमारा पूरा घरेलू उद्योग हमेशा के लिए खत्म हो गया। ये आपने भी कहीं ना कहीं नोटिस किया होगा, अब उस तरह का आपको बैटरी बनाने वाली दुकानें नहीं मिलेंगी। तो ये एक बहुत बड़ा गंदा गेम हुआ, इसमें जो है रेशनल करने के बजाय हमने उसको इरेशनल कर दिया। नेक्स्ट वन, इंफ्रा प्रोजेक्ट्स। ठीक है, अवसंरचना के प्रोजेक्ट्स। इंफ्रा प्रोजेक्ट्स, अवसंरचना के प्रोजेक्ट बहुत महत्वपूर्ण है। ये अवसंरचना के बारे में तुम्हें पहले बता चुका हूं कि ये सेल्फ सस्टेन इकोनॉमी को जन्म देती है। सेल्फ सस्टेन इकोनॉमी यानी स्वतः स्फूर्त अर्थव्यवस्थाओं को जन्म देती है। स्वतः स्फूर्त का मतलब होता है कि एक बार आप इंफ्रास्ट्रक्चर बना के दे दो, अर्थव्यवस्थाएं खुद ही आगे दौड़ना शुरू कर देंगी। आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक एक जैसी सड़क बना दो, देखो उसमें ढाबे खुल जाएंगे, अच्छी बसें चलने लगेंगी, तमाम तरह की सर्विसेज हो जाएंगी, अपने आप लोग इकोनॉमी में आ जाएंगे। चाइना ने यही काम किया। चाइना ने तो इतना जायंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट खड़ा शुरू किया, लंबे समय तक अपने पैसे को इंफ्रास्ट्रक्चर में झोंकता रहा, जब उसका इंफ्रास्ट्रक्चर एक प्रॉपर तैयार हो गया तो देखो उसकी इकोनॉमी कहाँ पहुंच गई। भारत को एक बहुत बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की जरूरत पड़ेगी, जैसे ठीक है, नीति आयोग कहता है कि इट हैज कंप्लीटेड एट फास्टर पेस। भारत को जितनी भी अवसंरचना के प्रोजेक्ट्स होने चाहिए वो निर्बाध रूप से पूरे होने चाहिए, मतलब उसमें कोई तामझाम होना ही नहीं चाहिए, उसमें मिनिस्ट्रियल आर्ग्यूमेंट्स होने नहीं चाहिए। एक मल्टी मॉडल मिनिस्ट्री बना के अगर कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है तो वो स्पेस, रॉकेट स्पेस स्टाइल से पूरे होने चाहिए। पहला, ठीक है, कंप्लीटेड एट फास्टर पेस यानी बहुत तीव्र गति से पूरे होने चाहिए। जैसे डीएमआईसी, अभी एक बच्ची ने कहा तो वो डीएफसी नहीं था, डीएमआईसी है, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। ठीक है, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, अभी आपने देखा कि सोनीपत से एक दिल्ली को बाईपास करते हुए ट्रेन का शुरुआत हुई। तो बेसिकली ये 7 राज्यों को कवर करेगी डीएमआई से, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। जो दादरी जो ग्रेटर नोएडा के आसपास का इलाका पड़ता है, काफी वहाँ काफी इंडस्ट्रीज हैं, तो वहां से शुरू करेंगे और एक जो है वो रेलवे रोड लिंक यहाँ पे किया जाएगा, और अंत में ये महाराष्ट्र के जवाहरलाल नेहरू पोर्ट तक ये जो है वो अपना इनपुट देगा। तो इसके माध्यम से क्या होगा कि एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, ठीक है, जो गुजरात, राजस्थान, हरियाणा इन सबको कवर करते हुए जो है वो आगे जाएगा। इसकी सबसे खास बात ये रहेगी कि ये जहां पर भी ये प्रोजेक्ट चलेगा तो उसके आसपास पूरा जो है वो एक इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाया जाएगा, जो दिल्ली और मुंबई के बीच में कहा जाता है कि ये पूरा एक जो है वो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनेगा इसके आसपास, क्योंकि इससे क्या होगा, एक बहुत बड़ी कनेक्टिविटी तय होगी, जो रेलवे कनेक्टिविटी, रोड कनेक्टिविटी, और कनेक्टिविटी सबसे इंपॉर्टेंट होती है। भाई मेरा का कच्चा माल आना है, मेरा बना हुआ सामान तुरंत मार्केट में पहुंचना है, तो एक बहुत बड़ी जो है वो एक बस्तियां बसाई जाएंगी, जिसमें जो है वो वहां पर वर्कर्स और जो इंडस्ट्रियल एरिया होगा वो यहाँ डेवलप होगा। सो ये जो पूरा हिस्सा देख रहे हो, ये पूरा का पूरा हिस्सा प्रभावित होगा। बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, बट
अपनी कछुआ चाल से हमारे यहाँ प्रोजेक्ट चलते हैं, वो हमारे यहाँ प्रोजेक्ट चल रहे हैं। तो इससे ये सारे के सारे हिस्से जो होंगे वो इकोनॉमिक लिंक में आ जाएंगे। जब तक आप इकोनॉमिक लिंकेज इस तरह की नहीं करोगे तब तक आप इंडिया को कोई आगे लेकर नहीं जा सकते। ऐसे डीएफसी की बात हो रही है, डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर की। बुलेट ट्रेन का मसला देखा, जापानियों ने अपना सर पटक लिया, बोले यार 5 साल हो गया तुम जमीन तक नहीं दे पा रहे हो, प्रोजेक्ट की कॉस्ट बढ़ती चली जा रही है। तो उन्हें अब धीरे धीरे हमारे कल्चर के बारे में पता चल रहा है कि इंडिया में कैसे जो है मस्त सरकारें वादा वादा करके निकल जाती हैं। और लैंड एक्विजिशन एक इतना बड़ा हमारा जो है पॉइंट बन चुका है कि जिसके हमें कोई सॉल्यूशन नहीं देखने को मिल रहा है। एंड हाई स्पीड रेलवे, HSR। तो हाई स्पीड में आपने देखा कि जो हमने ट्रेन 18 लॉन्च किया और तमाम इस तरह की जो है वो दिल्ली टू जो है आगरा, जो गतिमान एक्सप्रेस, और अब हम थोड़ी स्पीड बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि हमारी जो स्पीड है वो लो इनकम कंट्री से भी नीचे है। आप आश्चर्य करेंगे, हमारी सवारी गाड़ियों की पूरे देश में जो औसत गति है मात्र 45 किलोमीटर प्रति घंटा है। यानी हम जो एवरेज चलते हैं 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, सभी गाड़ियों को अगर एवरेज निकाल दिया जाए तो ओनली 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हम जा पाते हैं। मतलब आप बहुत हैं। चाइना 300 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से अपनी गाड़ी चला रहा हो, तुम 45 किलोमीटर प्रति घंटे की एवरेज स्पीड पे जा पा रहे हो। कंजक्शन इतना ज़्यादा है, ज़्यादा तेज चला दो कि पता चला पटरी टूट जाएगी, एक्सीडेंट हो जाएगा। उन्हीं पे जो है एक गाड़ी के पीछे दूसरी गाड़ी तुमने लगा रखी है, एक्सपेंशन नहीं कर पा रहे हो। अभी भी हमारा 1/3 जो रेलवे ट्रैक है अभी भी जो है वो इलेक्ट्रीफाइड नहीं हो पाया है, विद्युतीकरण उसका हम नहीं कर पाए हैं। तो बहुत ही ज़्यादा समस्याएं हैं। जब तक विद्युतीकरण नहीं करोगे तब तक आप हाई स्पीड पे आप जो है रन ही नहीं कर सकते। कोयले से थोड़े ना, डीजल से थोड़े ना हाई स्पीड जा पाओगे। सो आपको अगर बुलेट ट्रेन बनानी है, HSR करना है, सो आपको ये चीज़ें करनी पड़ेंगी। बहुत ही कम ट्रेनें, मैं रिपोर्ट पढ़ रहा था तो पता क्या चला कि भाई ट्रेनों की स्पीड अगर आप 110 के ऊपर ले जाते हो तो पटरी टूटने का खतरा है। इतनी पुरानी पुरानी पटरी है हमारी कि अगर आप ट्रेन को 110 तक लेकर गए तो पटरी ऐसे ऐसे भागती है, ऐसे ऐसे टूट, और उसके जो है चटक के टूट जाने का खतरा बना हुआ है। ये इतनी पुरानी हो चुकी हैं कि उसको जो है बहुत बड़ा रिनोवेशन करने की जरूरत है। तो हमें अपने लॉजिस्टिक और इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत ज़्यादा निवेश करने की आवश्यकता है, बहुत बड़े मात्रा में। और चाइना की सक्सेस को जो मैं डेंग की जो ताकत समझता हूँ, चाइना ने अपने सारे सरप्लस पैसे को 20-25 साल धैर्य से जो है इंफ्रास्ट्रक्चर में झोंके रखा। 25 सालों तक उसने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को पकाया और आज जाकर वो ऐसी इकोनॉमी बन चुका है कि मुझे नहीं लगता कि अगले 50 सालों में चाइना को कोई भी टक्कर दे पाएगा। भले चाहे आप कितनी बातें कर लो, पूरी दुनिया उसके खिलाफ हो जाए, बट वो पूरी दुनिया में इतना बड़ा अपना जाल बिछा चुका है कि अब उससे निकलना बहुत मुश्किल है। ठीक है, नेक्स्ट वन, ईज लेबर एंड लैंड लॉज। ठीक है, भारत में अभी इसके बारे में इसको और विस्तार से पढ़ाऊंगा। ईज लेबर एंड लैंड लॉज, भारत को अपने श्रम और भूमि कानूनों को आसान बनाना होगा। मतलब ये बहुत छोटी सी चीज थी जो हमें बहुत पहले समझ लेना चाहिए था, लेकिन हाय रे डर, हाय रे अकर्मण्यता, मतलब जिसे कहते हैं ना कि कुछ नहीं करना ही सब कुछ करना है, उसी ने हमें खाया है। नेक्स्ट वन, सो इन दैट केस, अब अच्छा इस पे क्या होगा, इस पे ज्यादातर लॉज ऐसे हैं जिसपे स्टेट का कब्जा है। भूमि जो है स्टेट का विषय है, अब स्टेट का विषय है यानी स्टेट करेगा, स्टेट की अपनी राजनीति है। ममता बनर्जी से कहो कि मोदी जी ने ये कहा है कि तुम्हें ये करना है, ममता बनर्जी आम ना करबो, तुरंत वो जो है वो क्या होगा, वो अपनी लड़ाई में उतर जाएंगी। अभी कांग्रेस शासित आज गवर्नमेंट ने देखो, राहुल गांधी जी परम पूज्य, उन्होंने आज जो है वो एक स्टेटमेंट दिया कि कांग्रेस शासित सरकारें ऐसा बिल लाएंगी कि ये तीनों अध्यादेश जो है निरस्त हो जाए। तो मतलब आप अजीबोगरीब बिहेव कर रहे हो, अजीबोगरीब, मतलब जिसे कहते हैं ना पागलपन की हद तक वो पहुंच गए हैं। उन्हें कुछ भी पॉजिटिव नेगेटिव जो है नहीं पता चल रहा है कि क्या है क्या नहीं है। तो इसमें आपको राज्यों के साथ काम करना पड़ेगा और फिर वहां पर एक पेचीदगी हमें देखने को मिलेगी। नेक्स्ट वन, स्ट्रेंथन एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो भारत में आप आश्चर्य करेंगे कि एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए हमारे काउंसिल्स बने हुए हैं, लेकिन कभी आपने इनके बारे में कहीं सुना, इनकी कोई अचीवमेंट के बारे में कुछ सुना? कभी नहीं सुना होगा, क्योंकि ये काम क्या करते हैं ये खुद ही नहीं इनको पता होगा कि क्या काम करते हैं। तो लिखो, स्टैंडर्ड एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, निर्यात प्रमोशन काउंसिल को मजबूत करना, निर्यात प्रोत्साहन काउंसिल को मजबूत करना। अब HSR मतलब हाई स्पीड रेलवे, उच्च गति की रेलवे। पूजा ने पूछा है क्या चाइना में करप्शन नहीं है? अच्छा खासा करप्शन है, बहुत मजेदार करप्शन है भाई। एक ही सरकार है, करप्शन रहेगा, लेकिन चाइना में लगभग हर साल 250 लोगों को गोली मार दी जाती है सरकार की तरफ से कि वो करप्शन के आरोप में जब पकड़े जाते हैं। ठीक है, तो उनको गोली मार दी जाती है, ये स्थिति भी है। तुम्हारे हिंदुस्तान में तो रेप की घटना वाले को तो कुछ नहीं होता, वो 8-10 साल तो लड़ता रहता है अपना, वो हर साल वहां पर 250 लोगों को लगभग एक एवरेज जो है वो गोली मार दी जाती है, सर पे उनको गोली मार दिया जाता है।
करप्शन वरप्शन के आरोप में, या अगर कोई बहुत जघन्य अपराध है उसके केस में। तो करप्शन है तो उसको रोकने के वहाँ कड़े उपाय भी हैं। बड़ा देश है, ठीक है, सिंगल पार्टी गवर्नमेंट है, कम्युनिस्ट पार्टी के लोग ही ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन नियम भी उतने कड़े हैं। तो अब स्ट्रेंथन एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, इसको बड़ा मजबूत करने की आवश्यकता है, ठीक है। लेकिन ये क्या काम करता है? ये बिना जवाबदेही के काम करता है। मैं कभी आप लोग दिल्ली से नोएडा मेट्रो से गए होंगे तो आप सेक्टर 15 में एंटर करते हो, ठीक है। दिल्ली से आप जब सेक्टर 15 में एंटर करते हो तो आपको मेट्रो के जस्ट नीचे एक बड़ा रंग बिरंगा बड़ा खूबसूरत सा भवन दिखाई पड़ेगा। अच्छा, मैं अक्सर वहां से गुजरता था, कई बार वहां ऑटो पकड़ने के चक्कर में भी या बस पकड़ने के चक्कर में भी ऑफिस की आती थी, तो वहाँ खड़ा रहता था। मेरी आदत है थोड़ा सा ये सब चीज़ों को पढ़ना, देखना, एनालिसिस करना मेरी आदत है। तो एक तरफ जो है वो शायद ऑयल इंडिया की बिल्डिंग है और एक तरफ जो है ये बिल्डिंग बनी है, बड़ी खूबसूरत बिल्डिंग है। मैं देखता था कि यार इसमें कोई आता जाता ही नहीं, एकदम शांत पड़ा हुआ है। तो मैंने एक दिन जरा जो है वो मेट्रो में बैठा हुआ, तो मैंने देखा ये है क्या बिल्डिंग। तो अंदर एक बोर्ड लगा हुआ था कि वो बेसिकली हस्तशिल्प निर्यात और प्रोत्साहन केंद्र था। मतलब जो हैंडीक्राफ्ट है भारत का, ठीक है, जो गहराई में उसको ये जो है वो प्रोत्साहन देता है और इस पे जो है वो क्या करता है, इसको एक्सपोर्ट करने के लिए प्रेरित करता है बहुत, ठीक है। लेकिन जब इतनी इंपॉर्टेंट जगह थी तो वहाँ भीड़ भाड़ होनी चाहिए, लोगों का आना जाना लगा रहना चाहिए था, वो कोई आता ही जाता नहीं था, एकदम सन्नाटे में पड़ा हुआ था बिल्डिंग। मुझे लगा पता नहीं खोलते बोलते भी कि नहीं। और भारत के हैंडलूम की हालत तो खैर आपको पता ही है अच्छी तरीके से। तो ये कभी क्या होता है, तो पता किया तो मैंने तो थोड़ा, ये साल में कुछ फंक्शंस होते हैं, शिल्पोत्सव और ये महोत्सव, उसको करते हैं, मेला वेला आयोजित करते हैं, बस इसके बाद शांत हो जाते हैं। मतलब उसके लिए कोई बहुत ज्यादा काम नहीं है, डेडिकेटेड 1 पॉइंट टू एंड पॉइंट तक। और इस विभाग में अपना खाओ पियो मस्त रहो, कोई टेंशन नहीं। फंड आता था वो अपना सब आपस में बराबर से मिलकर भाईचारे के साथ उसको बांट लिया जाता था और हो जाता था। जैसे 2-4 मेला वेला दिखा दिया, फोटो दिखा दिया कि हमने देखिए इतने लोगों को फलाने फलाने शिल्प को आगे प्रमोट किया, हो गया काम, खुश, तुम भी खुश हम भी खुश। तो ये इस तरह का एक काउंसिल है ये, ठीक है। तो इसका काम है भारत के निर्यात को बढ़ावा देना, लेकिन इसके पास ना कोई ताकत है, ना कोई फाइनेंस है और ना इसकी कोई जवाबदेही है। तीनों चीज मस्त है। तो कहता है कि इसको ज्यादा एफिशिएंट बनाना पड़ेगा। नीति आयोग खुद कहता है कि इसको एफिशिएंट बनाना पड़ेगा, इसको ज्यादा दक्ष बनाना पड़ेगा, टेक्नोलॉजी ज्यादा देनी पड़ेगी, इसको वर्ड ऑर्डर के साथ लाकर मिलाना पड़ेगा। दूसरा, परफॉर्मेंस बेस्ड इवोल्यूशन। अगला कहता है कि परफॉर्मेंस बेस्ड इवोल्यूशन करना पड़ेगा, यानी परफॉर्मेंस का मतलब जैसा ये काम करें वैसे इनको इंसेंटिव दो, काम ना करें इनको बंद कर दो, इनसे पहले जवाब मांगो, इनको बंद कर दो, कल बकवास है, अगर तुम काम करोगे तो ही तुम एग्जिस्ट करोगे। ये प्राइवेट सेक्टर में पाया जाता है, नीति आयोग कह रहा है। सरकारी का मतलब होता है हमसे कोई पूछेगा नहीं भाई, हम सरकारी, हम दामाद हैं, ठीक है, हम चाहे जो करें हमसे कोई पूछेगा नहीं। ये कहता है परफॉर्मेंस बेस्ड इवोल्यूशन, यानी कि जो प्रदर्शन आधारित मूल्यांकन होना चाहिए, प्रदर्शन आधारित मूल्यांकन। फिर अंतिम पॉइंट कहता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्लोजर इकोनॉमिक इंटीग्रेशन विद इन साउथ एशिया, क्लोजर इकोनॉमिक इंटीग्रेशन विद इन साउथ एशिया एंड साउथ ईस्ट एशिया। अब कहता है कि सिर्फ देश के संसाधनों से काम नहीं होगा। हमारा जो नॉर्थ ईस्ट है, बहुत बड़ी आबादी रहती है, 7 राज्य है वहां पर, उनकी हालत बहुत बुरी खराब है और दिल्ली से उन राज्यों को आप जो है अटैच नहीं कर सकते, बीच में कनेक्टिविटी का बहुत कम है। तो उन्होंने कहा कि अगर हम इस समय ईस्ट एशिया, चूंकि एशिया जो है वो अब सेंटर बनने जा रहा है, एशिया अब केंद्र बनने जा रहा है, अगर हम ईस्ट एशिया को अच्छी तरीके से इनरिच कर पाते हैं, तो अगर हम कनेक्ट कर पाते हैं तो आने वाले टाइम में भारत के लिए बहुत बड़ा बाजार होगा और भारत को बहुत आसानी से कुछ कच्चा माल मिलेगा, जो इंडोनेशिया, लाओस, वियतनाम, ये सब देश हैं। और सबसे बड़ी बात होगी कि जो साउथ ईस्ट एशिया है उसमें हमारा दबदबा बढ़ेगा। तो इनका क्लोजर इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, सारे सवालों का जवाब इन्होंने अपने डॉक्यूमेंट में दिया है। क्लोजर इकोनॉमिक इंटीग्रेशन विद इन साउथ एशिया एंड साउथ ईस्ट एशिया, लिखो, दक्षिण एशिया और दक्षिणी पूर्वी एशिया में, दक्षिणी एशिया और दक्षिणी पूर्वी एशिया में आर्थिक समन्वयन, सघन आर्थिक समन्वयन बढ़ाना पड़ेगा, सच एस कंबोडिया, लाओस, म्यांमार, वियतनाम, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, ठीक है, इन सभी देशों के साथ आपको क्या करना पड़ेगा, अपना इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन बढ़ाना पड़ेगा। और इसके लिए हमें अपने बाजारों को ओपन करना पड़ेगा, इनके लिए कनेक्टिविटी देनी पड़ेगी, सड़क बनाना पड़ेगा, ठीक है, ताकि ये जो है वो ज्यादा से ज्यादा हमारे साथ मिल सके, क्लोजर इकोनॉमिक इंटीग्रेशन हो सके। तो हमारे नॉर्थ ईस्ट को बड़ा फायदा होगा। हमारे नॉर्थ ईस्ट में बहुत पोटेंशियल है जो पिछले 70-75 सालों से हम इस्तेमाल ही नहीं कर पाए हैं। अब सवाल है कि कैसे आप ये जो है क्लोजर इकोनॉमिक इंटीग्रेशन करोगे। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, ये जो नॉर्थ ईस्ट का पूरा इलाका है, मतलब भारत के इस हिस्से को अगर देख ले तो भारत ये जो चिकन नेक से जुड़ा हुआ है, यहाँ पर जो है वो चिकन नेक है। तो चिकन नेक की वजह से दिल्ली जो है वो इस नॉर्थ ईस्ट का जो है भला नहीं कर पा रही है, बहुत मुश्किल होता चला जा रहा है। आप आश्चर्य करोगे अभी भी अच्छी सड़कें हैं और ये सब चीजें नहीं है, ठीक है। चाइना का दबदबा बढ़ता चला जा रहा है,
आपको क्या करना पड़ेगा, इस जो नॉर्थ ईस्ट है इसको जो ईस्टर्न एशिया है उसके साथ कनेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है, बाकी सभी देशों के साथ उसको कनेक्ट करना पड़ेगा। तो यहां से क्या होगा, जब वस्तुओं और सेवाओं का जो आदान प्रदान होगा, इससे ये पूरा क्षेत्र इनरिच होगा और इसका फायदा पूरे भारत को मिलना शुरू हो जाएगा। क्लियर है? चलो, कैसे, हाउ? बिल्डिंग फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर लिखो। भारत को यहां भौतिक संरचनाओं का निर्माण करना होगा, भारत को यहां भौतिक संरचनाओं का निर्माण करना होगा। भारत आगे बढ़े, भूटान से कह रहा है कि भाई तुम्हारे पास नदियां इतनी अच्छी हैं, हमें डैम बनाने दो, जो बिजली बनेगी थोड़ी तुम्हारी थोड़ी हमारी, ठीक है। ये हम नेपाल के साथ कह रहे हैं, हम म्यांमार के साथ कह रहे हैं, ठीक है, तो हमें इनका इस्तेमाल करना पड़ेगा। बिल्डिंग फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। दूसरा, एक्ट ईस्ट पॉलिसी, भारत की एक नीति है, पूर्व की ओर देखो नीति, ठीक है, तो एक्ट ईस्ट पॉलिसी, तो बोला देखो नहीं करो, ठीक है, एक्ट ईस्ट पॉलिसी कई बार जो है एग्जाम में आ चुका है। अगला कहता है सीमलेस क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट ऑफ गुड्स। सीमलेस मतलब जब भी, एक तो हमारे पड़ोसी देशों के साथ जब भी कोई चीज आती है तो हम उसमें बहुत, क्योंकि पाकिस्तान जैसी एक बीमारी हमारे आसपास है, जो पाकिस्तान नाम की जो बीमारी है वो क्या करती है कि कोई भी हमारा जो रास्ता खुल रहा है, ड्रग्स, जो फेक मनी है, करेंसी, हथियार, आतंकवादी भेजना शुरू कर देता है। और ये कहता है कि आपको जो नॉर्थ ईस्ट की कंट्रीज हैं, नॉर्थ ईस्ट के जो देश हैं, इनके साथ अपनी जो कनेक्टिविटी है वो सीमलेस बनाए। मतलब जैसे कंबोडिया, लाओस से सामान आया तो बिना किसी रोक टोक के भारत में आ सके और भारत से सामान इन देशों में जा सके। लिखो, सीमा पार वस्तुओं के आदान प्रदान को, सीमा पार वस्तुओं के आदान प्रदान को बहुत त्वरित करना होगा। एक्ट ईस्ट पॉलिसी में जो ईस्ट एशिया के देश हैं, ठीक है, तो ईस्ट एशिया के देशों को हम इकोनॉमिक इंटीग्रेशन करेंगे। जैसे अभी हम सड़क बना रहे हैं कि जो थाईलैंड से सीधे जो है वो हमारे भारत के नॉर्थ ईस्ट को जोड़ेगी, तो धीरे धीरे क्या होगा, हम उनके साथ अपनी कनेक्टिविटी बढ़ाते जा रहे हैं। आने वाले टाइम में जो ईस्टर्न एशिया के देश हैं, इनकी आबादी बहुत तेजी से बढ़ रही है और ये भारत के लिए बड़ा बाजार हो सकते हैं। तो चाइना और भारत जो है दोनों इस क्षेत्र को अलग नजरिए से देख रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन, अगर हमने जोड़ लिया तो क्या होगा, इससे सबसे बड़ा फायदा हमारे नॉर्थ ईस्ट को होगा, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट एक दो तरह की समस्याओं से जूझ रहा है। एक, पहली बात, उसके पास बहुत पोटेंशियल है, बहुत पोटेंशियल है उसके पास, लेकिन आज तक वो पोटेंशियल एक्सप्लोर हो ही नहीं पाया। जो ये 7 राज्य है ना, टूरिज्म का हब है, पहला। दूसरा, यहां पर इतनी महत्वपूर्ण तरह की जो है वो कृषि पाई जाती है, जैसे बांस की खेती, ऑर्किड, जिनकी वर्ल्ड मार्केट में बड़ी डिमांड है, वो भी नहीं हो पा रहा है। यहाँ के लोग बड़े अच्छे खिलाड़ी हो सकते हैं, ठीक है, आपने देखा हमारे यहाँ चाहे चानू हो, चाहे वो हमारे यहाँ तमाम और भी खिलाड़ी हों, बॉक्सर हों, तो ये सभी खिलाड़ी वहाँ नॉर्थ ईस्ट से आ रहे हैं, क्योंकि शरीर इनका बड़ा मजबूत होता है। तो जो पावर गेम होते हैं उसके लिए बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर का अभाव है इनके पास। तो इससे क्या होगा कि मोर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया, ठीक है। इससे भारत में देखो, पूर्वोत्तर भारत में, नॉर्थ ईस्ट में, इससे पूर्वोत्तर भारत में ज्यादा से ज्यादा रोजगार पैदा होगा, ज्यादा से ज्यादा रोजगार पैदा होगा। तो वहाँ इंसर्जेंसी है, भारत के खिलाफ वहाँ लोग बंदूक उठा रहे हैं, तो जब उनको रोजगार मिलना शुरू होगा तो ये बंदूकें डाउन हो जाएंगी, ठीक है। तो इससे हमें सबसे बड़ा फायदा होगा कि भारत के इस क्षेत्र में शांति जो है वो आ जाएगी, ठीक है। अब जैसे आपने पावर टैरिफ के बारे में पूछा, पावर टैरिफ स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि जिस व्यक्ति को ज्यादा वोल्टेज की आवश्यकता है उसको रेशनल वे में जो है वोल्टेज मिलना चाहिए। हम एक ही तार से दोनों को जो है निपटा देते हैं, हम घरेलू वाले को, और घरेलू वाले को हम कहते हैं तुम्हें सस्ती बिजली देंगे, और जो इंडस्ट्री वाला होता है उसको उसी तार से बिजली दे रहे हैं लेकिन उससे महंगी लेते हैं, ठीक है। तो इसका ये जो है, इससे हमें बहुत लाइन लॉस होता है, उसको जो है प्रॉपर वोल्टेज नहीं मिल पाता है जिसका उसकी इंडस्ट्री को चाहिए होता है। बड़ी अच्छी अच्छी मशीनें होती हैं जिनमें अगर वोल्टेज फ्लक्चुएशन हो जाए तो वो हमेशा के लिए खराब हो जाती हैं। तो सरकार को नई लाइनें बिछानी होंगी, एफिशिएंट लाइनें बिछानी होंगी। लाइन लॉस आपने देखा होगा, ट्रांसफार्मर, हमारे यहाँ पहले बोलते ट्रांसफार्मर फूक गया, ठीक है, जरा सा भी वोल्टेज दाएं बाएं हुआ ट्रांसफार्मर फूक जाता था मजाक मजाक में, तो वो चीजें नहीं होनी चाहिए। चलिए, आज बहुत टाइम हो गया और हमारा ये चैप्टर खत्म हुआ, हम आगे कल जाएंगे और कल कुछ महत्वपूर्ण सेगमेंट्स में हम लैंड और जो लेबर रिफॉर्म्स उसके बारे में बात करेंगे। डन है?